हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है। प्रश्नावली 3.2 का 19वां प्रश्न यह है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 रुपए हो। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है 2000 रुपए हो। अगर आप एक सीख जाएंगे दूसरा उसी तरीके से है ना। तो आपके पास कितने रुपए हैं? 30,000 रुपए। ये तो प्रश्न में दिया है ना। निवेश आपको पहले और दूसरे दो बांड पर निवेश करना है। पहले बांड पर 100 रुपए का निवेश कर दीजिए आप। माना पहले बांड पर निवेश लिखना आपको यही माना से है। माना पहले बांड पर निवेश बराबर 100 रुपए। ठीक, 30,000 आपके पास कुल है। 30,000 में आपने कितना लिया? 100 ले लिया। तो दूसरे पर कितना बचा? तब दूसरे बांड पर निवेश अगर टोटल जैसे आपके पास 10 रुपए है और आपने 3 रुपए ले लिए तो कितने रुपए बचे आपके? 10 - 3 बचे, मतलब 7 बचे ना। तो 30,000 है। 30,000 में आपने यक्स ले लिए, कितने बचे? 30,000 माइनस यक्स। ये आपके पास दूसरे बांड पर निवेश करने के लिए रुपए बचे। बात समझ में आई? पहले बांड पर कितना चार्ज लगता है? 5% ब्याज है। और दूसरे बांड के लिए कितना है? 7% है ना। और कह रहा है कि संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना? पहले के लिए कितना है? 1800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यू का जब भी गुणा करते हैं, जैसे आपने यम क्रॉस यन किया, अगला अगर आपको गुणा करना तो उसकी कोड जो शुरू हो वो किससे शुरू हो? यन से। अगला मान लेते हैं यन क्रॉस यल है। अगले आव्यूह की कोड क्या है? तो यहां से यन तुरंत हट जाएगा। जो गुणा होगा आव्यूह की कोड क्या बनेगा? यम क्रॉस यल बन जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार पहले बांड पर निवेश यक्स, दूसरे बांड पर निवेश 30,000 माइनस यक्स, इसको लिखेंगे आव्यूह के रूप में। अगर मैं इसको आव्यूह के रूप में लिखूं तो प्रश्नानुसार इसको मैंने लिखा यक्स और इसको लिख दिया 30,000, या ऐसे लिखें इसको यक्स 30,000 माइनस यक्स। इसकी कोट कितनी है? इसकी कोट कितनी है? तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें? एक। स्तंभ कितने हैं? इसका मतलब इसकी कोट है 1 क्रॉस। जो इसके साथ गुणा होगा उसकी कोट कितनी होनी चाहिए? मतलब वो 2 से शुरू हो ना। तो 2 क्रॉस 1 जब करेंगे तभी इसका गुणा पॉसिबल है। 2 से 2 अपने आप निगलेक्ट होगा तो क्या बचा? कोट। एक सिंगल मान तो ज्ञात करना हमें, तो यही बेस्ट है। इसका मतलब इसको हमने रखा 1 क्रॉस 2 में। अगला जो ब्याज है 5% और 7%, उसको हम किस रूप में रखेंगे भाई? 2 क्रॉस 1 में रखेंगे। बात समझ में आई ना? तरीका हमने यही क्यों चुना? तो तरीका इसीलिए ये चुना जा रहा है। बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 1800 प्राप्त क्या हुआ आपको? 1800। तो बराबर हमने 1800। ये देखिए 1 क्रॉस 1 में है ना। 1800 1 क्रॉस 1 कोटि है। इसका मतलब हमें भी इधर ऐसा सेट करना था 1 क्रॉस 1 बने। तो तरीका यही है। अगर इसको आप 2 क्रॉस 1 में रखते, अगला 1 क्रॉस 2 में रखते, तो ये 1 से 1 हटता, कोट कितनी आ जाती? जबकि इधर 2 क्रॉस 2 था ही नहीं ना। इसलिए आपका बेस्ट यही है कि पहले जो निवेश आपने यक्स और 30,000 माइनस यक्स ज्ञात किए हैं उसको किस कोट में रखना? 1 क्रॉस 2 में रखना। और दूसरा जो आपने ब्याज देखा उसको आपने किस कोट में रखा? 2 क्रॉस 1 में। अपने आप जब इसका गुणा करेंगे तो इसकी कोट क्या बनेगी? 1 क्रॉस 1 की बन जाएगी। समझ में आया? अब आप गुणा थोड़ा सा इसको परसेंट से भिन्न में बदल दें। ये यक्स का यक्स रहा, ये 30,000 माइनस यक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं 5/100 और दूसरा 7/100 बराबर कितना है? 1800। यक्स ज्ञात करना है। यक्स का गुणा 5/100 करेंगे कितना आएगा? 5x/100। समझ में आया? और इसका गुणा 7 से करेंगे, 7 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा। तो प्लस करके लिखेंगे 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 त्रिक 21 के आगे 4 0, 2,10,000 माइनस 7 एकम 7x बटे कितना? 100। समझ में आया? अब ये बताइए इधर भी ये 1 क्रॉस 1 का बना, बराबर करके ये 1 क्रॉस 1 में कितना है? 1800। समझ में आई बात? अब दोनों को देखिए, दोनों का हर 100 है, अंश आपस में जुड़ जाएगा। मतलब बटे में क्या आया? 100।
ऊपर 5x माइनस 7x तो माइनस 2x होगा, मतलब 2,10,000 माइनस 2x बराबर कितना भाई 1800, यही तो निकलेगा। इतनी बात समझ में आई ना। अब अगर तुलना करेंगे तो ये अवयव के रूप में है तो इसके अवयव भी बराबर होंगे आपस में, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब करेंगे 2,10,000 माइनस 2x बटे 100 किसके बराबर होगा 1800 के बराबर होगा। ठीक, बटे 100 उधर जाके 1800 से गुणा हो जाएगा, 2,10,000 माइनस ये कितना होगा 2x बराबर 100 का गुणा इससे करेंगे 1,80,000। समझ में आया। 2,10,000 उधर भेज दो, इधर क्या बचेगा माइनस 2x बचा, उधर 1,80,000 है माइनस 2,10,000 यही होगा। अब आप 21 में से 18 घटाइए, 18 में से 21 माइनस 2x बराबर क्या बचेगा माइनस 30,000। समझ में आया। अगला x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 30,000 और बटे कितना माइनस 2, माइनस से माइनस कटा, जब इन दोनों को काटेंगे उत्तर कितना आएगा 15,000। बात समझ में आई। मतलब पहले बांड पर निवेश कितने रुपए का करता है 15,000 रुपए का, तो दूसरे बांड पर कितना होगा 30,000 माइनस 15,000, अर्थात दूसरे बांड पर भी कितना है 15,000 है, तो लिख देंगे। अतः पहले बांड पर निवेश बराबर 15,000 रुपए एंड दूसरे बांड पर निवेश बराबर कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 रुपए बराबर कितने रुपए दूसरे बांड पर भी 15,000 रुपए। समझ में आया। ये 19वें का पहला हुआ, समझ में आया ना। अगर ये समझ में आया दूसरा भी सेम इसी प्रकार से है, समझ लीजिएगा। यहां जहां आपने 1800 किया है 1800 की जगह क्या रखेंगे, मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा पतले मार्कर से। जैसे 1800 की जगह क्या रख दूंगा समझ में आई बात। यहां पर सेम यही रहेगा, यहां पर जो आपने 1800 लिखा वहां 1800 की जगह क्या लिखेंगे 2,000 लिख देंगे। समझ में आया। फिर यहां पर भी वही सेम काम होगा, क्या आएगा 2,000। ठीक, यहां पर जो 1800 आया यहीं पर भी फिर से कितना लिखेंगे 2,000, 2,000 तो है कुल ब्याज। अगला जहां आपने 1800 किया था 1800 की जगह क्या आता वही आता जो आपने देखा क्या 2,000। अब 2,000 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, अर्थात 2 लाख बना, बना कि नहीं बना। मतलब 1,80,000 ना आकर क्या आता 2 लाख आता। समझ में आया। जहां आपने 1,80,000 माइनस इसको किया है वहीं पर क्या आता वहां पर आ जाता 2 लाख माइनस 2,10,000। ठीक, 2 लाख में 2,10,000 घटाएंगे कितना आता 2 लाख ये है 2,10,000 ये है, तो 10,000 का तो अंतर है। इसका मतलब उत्तर आ जाता माइनस 10,000। मतलब यहां बगल में लिख दे तो माइनस 2x बराबर आता माइनस 10,000 ना। x बराबर कितना आता माइनस 10,000 और बटे कितना माइनस 2 काटते तो x का मान क्या आता 5,000। समझ में आया। तो बताइए पहले बांड पर निवेश कितना होता 5,000 और दूसरे बांड पर निवेश कितना होता 30,000 माइनस 5,000 अर्थात 25,000। समझ में आया। तो क्या 19वें का दूसरा आप अपने मन से आप लगा सकते हो ना, तो लिखना हो आप लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है ना। आप व्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानों की कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले कितने कितने दर्जन है, पहले में 10 है, फिर 8 और 10, 10 8 10 ये दर्जन में है और मतलब ये पुस्तक, और मूल्य प्रति किताब दिया है। एक पुस्तक की किताब में एक पुस्तक का मूल्य कितना है 80 रुपए, 60 रुपए, और इस प्रकार से सेट करना है कि ये 1x1 में आके एक मान बने। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको संख्या में लिखूं 10 दर्जन को कितने संख्या के रूप में लिखा जा सकता है 120। 10 दर्जन किताब अर्थात कितने किताब 120 किताब।
8 दर्जन किताब मतलब कितने किताब, 12 का पहाड़ा 8 बार, 12 अट्ठे 96, और 10 दर्जन फिर से, इसका मतलब कितनी किताब है, क्योंकि प्रति पुस्तक दिया है, इसका मतलब हमें दाम से मतलब कैसा है, हमें यहाँ पर भी प्रति का मतलब पता होने से कितने किताबें बनेंगी। तो 10 दर्जन का मतलब 120 किताब, 8 दर्जन का मतलब 96 किताब, और 10 दर्जन का मतलब 120 किताब। अब आपको ये किताबें और ये मूल्य कुल मिला के ऐसा सेट करना कि ये 1x1 का एक रूप बने। तो इसको किस रूप में बनाए, 1x3 में बना दे ना, और इसको मूल्य को किस रूप में रखें, 3x1 के रूप में रखें। अपने आप ये जो उत्तर आएगा वो कितने में आ जाएगा, 1x1 में आ जाएगा ना। इसका मतलब मैं यही करता हूं 20वां। पुस्तकों में 120 पुस्तक, 96 और कितना 120। मूल्य में सॉरी 1x3 में रखेंगे ना, 120, 96 और 120, ये हो गया 1x3 में। अगला 3x1 मतलब कितना होगा, 80, 60, 40, गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 120 का पहाड़ा 80 बार मतलब 12 का पहाड़ा 8 बार आता है, 12 अट्ठे 1 0 और 2 0, प्लस इसका पहाड़ा 60 बार, तो 6 का पहाड़ा 96 बार, 6 6 36, 6 9 54, 54 और 3, आगे कितने जीरो, 1 0, प्लस 120 का पहाड़ा 40 बार, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ी, 12 चौक डबल 0, तीनों को जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा। पहले में तो सभी 0 है, दूसरे में 6, तीसरी बार जोड़ेंगे 8, 8 7 15, 15 7 15 6 21, चौथी बार 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 9 20,160 ना। और यही आपसे पूछ रहा था कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त हुई, 20,160 रुपए। अतः दुकानदार है, दुकान है, दुकान को कुल 20,160 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में आई। यही था 20वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है। 21वें के लिए नीचे कह रहा है, मान लीजिए कि x y z w तथा p सबके कोट दिए गए हैं। पहले मैं वही लिखता हूं, x की कोट क्या दी गई है, x की कोट दी गई है 2x n, क्या दी गई है, y की कोट दी गई है 3x k, ठीक है, z की कोट दी गई है 2x p, W की कोट दी गई है, W की कोट कितनी है, n×3, दिख रहा है ना आप सबको, और P की कोट दी गई है P×K, P की कोट कितनी है, P×K। ये इतने अक्षरों की कोटियां दी गई है। आगे प्रश्न संख्या 21 और 22 में करा, सही उत्तर चुनिए। PY 21वां प्रश्न है, PY प्लस WY के परिभाषा मतलब परिभाषित होने के लिए n के p में क्या संबंध होना चाहिए। पहला k बराबर 3, p बराबर n, k स्वेच्छ है, p बराबर 2, p स्वेच्छ है, k बराबर 3, और चौथा k बराबर 2, p बराबर 3। ज्ञात करिए। अगर मुझे पी वाई की कोट देखनी है, पी वाई, तो पी की कोट कितनी है, पी की कोट है पी क्रॉस की, पी क्रॉस और गुणे में मतलब ये इसकी कोट हो गई, और वाई की कोट कितनी है 3 क्रॉस के। तो सीधा अर्थ निकलना चाहिए कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो पी वाई संभव है। तो सीधी सी बात है, के का मान कितना निकला, के बराबर निकल के आएगा 3। पी वाई को बनाने के लिए पी की कोट पी क्रॉस के है और वाई की कोट 3 क्रॉस के है, और इसका मतलब यही निकला कि के बराबर 3 होगा तभी ये संभव हो सकता है ना। अगला डब्ल्यू वाई, अब डब्ल्यू वाई की कोट भी कितनी बनेगी, कोट तो इसका बना पी क्रॉस के का, कोट कितने का बना है के बराबर आपने कितना ज्ञात किया है 3, इसका मतलब इसकी कोट क्या बनी है पी क्रॉस। समझ में आई बात। तो डब्ल्यू वाई की भी कोट पी क्रॉस 3 होनी चाहिए। डब्ल्यू वाई की कोट देखते हैं, डब्ल्यू की कोट कितनी है एन क्रॉस 3, एन क्रॉस 3। अगला वाई की कोट कितनी है 3 क्रॉस के, यहां ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब डब्ल्यू वाई की कोट कितनी निकल कर आ रही है एन क्रॉस
इसकी कोट p क्रॉस के, इसकी कोट n क्रॉस के, है कि नहीं है? जबकि अगर पी वाई जो कोट रखेगा वही कोट कौन रखेगा? तभी तो जोड़ पॉसिबल है। जोड़ हमेशा समान कोटियों से होता है। अगर कोटियां अलग अलग हुई तो जोड़ पॉसिबल। तो इनका जोड़ करने के लिए p क्रॉस के और n क्रॉस के आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, p का मान किसके बराबर आना चाहिए? अगर आप तुलना देखेंगे तो p क्रॉस के बराबर n क्रॉस के, तो n और p को तो बराबर करना पड़ेगा साझा में ना। तो अब आप पूरा निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? k बराबर हर हाल में 3 निकल रहा है और p बराबर क्या निकल रहा है? n निकल रहा है ना। तो इसका जो सही जवाब है n बराबर p होगा एंड k बराबर कितना होगा? 3। जिस विकल्प में दिया हो वही सही है। तो विकल्प ए ही सही है इसका ना, k बराबर 3 और p बराबर n। बात समझ में आई? अगला है, यदि n बराबर p हो, n बराबर क्या हो भाई? p हो। कह रहा 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो घटाने का भी वही नियम है। घटाने का नियम क्या है? दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। मतलब x की कोट और z की कोट बराबर होगा तभी इसका घटाना पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं, x की कोट है कितनी? x की कोटि है 2 क्रॉस n, है कि नहीं है? बराबर किसके होना चाहिए? z की कोट। z की कोट कितनी है? 2 क्रॉस, z की कोट कितनी है? 2 क्रॉस p। अब ये बताइए n बराबर क्या दिया है? n बराबर p दिया भी है, कह रहा है ना n बराबर p। तो जब n बराबर p है तो क्या उत्तर इसका क्या होना चाहिए? तो इसकी कोट क्या है? 2 क्रॉस n हो या 2 क्रॉस p हो, दोनों चलेगा। दोनों में से कौन सा विकल्प दिख रहा है? p क्रॉस 2 तो हो ही नहीं सकता, पहला गलत है। दूसरा 2 क्रॉस n, ये सही हो सकता है। तीसरा n क्रॉस 3 नहीं होगा और चौथा p क्रॉस n नहीं होगा। तो या तो ये विकल्प में दिया है ये भी सही है, ये भी दिया रहता है ये भी सही है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर 2 क्रॉस n दिया है, यही विकल्प सही है। तो ये बहुविकल्पी आपको समझ में आया ना? तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।